नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करने। अभी जब पाकिस्तान ने ये पहलगाम वाला अटैक किया था, उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार एक्टिवेट हुई और इस सरकार ने भारत में रह रहे जो अवैध अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, उनको यहाँ से निकालना बाहर चालू किया। आज उनको चालू किया तो अभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज सामने आई, जानकारी आई है। वो ये है कि भारत के अंदर में 5 लाख महिलाएं, एक आध नहीं, 5 लाख महिलाएं पाकिस्तानी मर्दों से शादी करके इस देश के अंदर बैठी हुई, एक आध नहीं, 5 लाख। जबकि हमारी सभ्यता ये कहती है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, कि बेटी ने अगर एक बार अपनी शादी बेटी की हो गई तो वो बेटी तुरंत ही अपने ससुराल चली जाती है, अपने मायके में नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर इतनी ज्यादा औरतें शादी करने के बाद में यहाँ 5 लाख औरतें बैठी हुई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों ये हुआ, क्यों ऐसा। और उसमें से किसी के भी 8 और 9 बच्चे से कम नहीं है। किसी के 6 हैं, किसी के 5 हैं, लेकिन अगर हम, और किसी किसी को 10-12 भी हैं। लेकिन अगर हम एवरेज लगाएं, एक औरत के 5 बच्चे भी लगाएं, तो बच्चे हो जाते हैं कितने? 25 लाख। 25 लाख उनके बच्चे हो गए। अब वो जो बच्चे हो गए, अब उन बच्चों की शादियां हुई, उनके बेटे हुए, पोते हुए, फिर लड़कियां हुई, उनके उनके बच्चे हुए। तो ये एक अलग ही देश यहाँ पर उन्होंने बना रखा है। लेकिन कारण क्या है, वो क्यों रह रहे थे यहाँ पर, इस चीज का जवाब सरकार को देना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे इतने लोग शादी करके इस देश के अंदर में बैठे हुए हैं, कारण क्या है उनका। जो जितने हमारे पड़ोस के मुल्क हैं, उनमें से किसी के अंदर भी ऐसा नहीं होता। चाहे आप दुबई जाएं, चाहे आप कुवैत जाएं, चाहे किसी और देश में जाएं, वहां पर कहीं ऐसा नहीं है कि किसी लड़की ने किसी दूसरे देश वाले के साथ में शादी की, लेकिन वो नागरिकता अपने देश की ही लेकर के और वो वहीं पर बैठी हुई, सिर्फ भारत के अंदर में। और तो और ये जो लोग हैं, शादी के बाद भी इन्होंने यहाँ के पासपोर्ट उनके पास में है, यहाँ के आधार कार्ड उनके पास में, यहाँ का वोटर कार्ड उनके पास में है। अब इसका कारण एक ये है, वो ये है कि जो हमारा फॉरेनर एक्ट है 1946, वो अभी तक चल रहा है। सड़ा हुआ कानून था ये, जिसकी वजह से घुसपैठ जो हो रही थी वो मूल रूप से इसी की वजह से हो रही थी। और इस समस्या का मूल कारण यही था कि ये कानून अभी बदला गया है। इस मोदी सरकार ने इसको अभी बदला है। इमिग्रेशन एक्ट भी बदला गया है, जो 2025 में आया है, इसी संसद सत्र के अंदर में आया था। लेकिन यह भी एक नई बोतल में पुरानी शराब जैसा फॉर्मूला है। इसके अंदर भी कोई हार्ड इम्प्रिजमेंट, कोई हार्ड पनिशमेंट नहीं है इसके अंदर, जैसा कि बाकी देशों के अंदर में होता है। और हमारे देश के अंदर में अवैध तरीके से रहना, कोई, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई अपराध हो। और इसलिए वो अपराध नहीं लगता क्योंकि यहां पर जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने वाला, ना उसको डर लगता है और ना बनाने वाले को डर लगता है। यहाँ पर मानते हैं कि ये सब कुछ ऑफिशियल है। ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर कोई कानून नहीं है, कानून है हमारे यहाँ पर, सब कुछ है। हर एक स्टेट का अपना है, पूरे देश का अपना है, और सभी के अपने अपने कानून है, हर चीज है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर लोग बाग बड़े से बड़ा अपराध करके पतली गली से चुपचाप निकल जाते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होती। सरकार को चाहिए कि इस टाइप की जो महिलाएं रह रही हैं यहाँ पर, जिन्होंने पाकिस्तानी से शादी की हुई है, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए और उनसे पूछा जाए कि तुमने ये निकाह क्यों किया। दूसरा, उससे सवाल पूछिए कि निकाह करने के बाद में तुम भारत में क्यों रुके। फिर ये भी पूछिए कि उसके कुल बच्चे कितने हैं। फिर उससे ये भी पूछिए कि तुम्हें भारत में रहने के लिए किसने मदद की, कौन तुम्हें पैसा देता है। क्योंकि उस औरत का आदमी तो यहाँ पर रहता नहीं, वो तो पाकिस्तान में रह रहा है। फिर उसका घर का खर्च कौन चला रहा है, कहां से आता है वो पैसा। तुम्हारे बच्चों के सर्टिफिकेट यहाँ के किस तरह से बने, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना, तुम्हारा आधार कार्ड कैसे बना, पासपोर्ट कैसे बना, तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बना, ये सारी बात पूछिए एक बार। और जानते हो, जब ये सब पूछा जाएगा तो एक एक महिला के कम से कम 10-10 मददगार यहाँ पर निकलेंगे। वो 10 लोग मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में ना तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध है और ना ही बनाना गंभीर अपराध है। तो महिला ने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए क्योंकि वो सीरियस क्राइम नहीं है।
और आधार बनाने वाले ने आधार बना दिया, नगर निगम वाले ने सर्टिफिकेट बना के दे दिया, तहसील वालों ने राशन कार्ड बना के दे दिया। हर जगह के जो दल हैं वो आईटी ऑफिस के दलाल में उनको ड्राइविंग लाइसेंस में भी बना के दे देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं। क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। ये जो भारत में रह रही हैं इनको ये अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये इस देश के लिए खतरा है। इससे निपटने के लिए हमारे पास में कहानी है कि पुलिस इसको गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन किसी भी एक्ट में अभी तक जो एक्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये गंभीर अपराध है और ये राष्ट्र के लिए खतरा है या ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। मेरी देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से करवत प्रार्थना है कि माननीय वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे देश का नेता हो, अभिनेता हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, चाहे वो कितना ही रसूख वाला आदमी हो, अगर वो देश के खिलाफ पाया जाता है, वो कुछ भी एक्टिविटी वो देश के खिलाफ करता है, तो उसका थोड़ा सा ये बड़ा इलाज कर दीजिएगा। पुलिस को मत दीजिए उसको, बल्कि देश की सेना को दे दीजिए। देश की सेनाएं उसका पिछवाड़ा इस तरह से लाल कर देंगे, देखिए जैसे इसका हो रहा है। बस मेरा आपसे इतना छोटा सा निवेदन प्रधानमंत्री महोदय, धन्यवाद। एक और चीज याद रखनी है, ये जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके बारे में ये बुजुर्ग हैं कि उस उनकी पार्टी के लोग के साथी रहे कभी उनके, उन्होंने इनके बारे में एक सच्चाई बताई है, उसको आप भी ध्यान से सुनिए और फारूक अब्दुल्ला जी को भी थोड़ा सा बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है, कि वास्तव में देश प्रेमी है या देश विरोधी है। थोड़ा सा इनका भी इलाज करवाना आवश्यक है, तो इनका भी एक बार आप इलाज करवा दीजिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय। फैसिलिटी बताइए गवर्नमेंट की क्या है टूरिस्ट के लिए? हालात ठीक करना। हालात किसने ठीक किए वो अलग बात है। किसने ठीक किया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आप यहाँ के एमएलए कैंडिडेट हैं, हालात यहाँ पे किसने ठीक किया? लोगों ने खुद ठीक किए। हमने खुद अपने हालात ठीक किए। हमने बंदूक उठाई, हमने ही बंदूक छोड़ दी। क्यों छोड़ी आपने बंदूक? क्योंकि हमको पता चला कि बंदूक से कोई फायदा नहीं निकला। आपको कैसे पता चला कि बंदूक से फायदा नहीं है? कि इतने मारदाड़ होने के बाद हमें कुछ हासिल ही नहीं हुआ। क्या हासिल करने निकले थे? तो आजादी हासिल करने निकले थे। फिर ये आजादी का सपना टूटा कैसे? ऐसे टूटा कि हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे लड़के, हमारे जवान लाखों में, हजारों में जेल में और कब्रिस्तानों में। कौन फ्यूल करता था इन आजादी के सपनों को? फ्यूल कौन करता था? फ्यूल वो दोनों तरफ से होता था, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। यहाँ पे कौन ऐसे नेता थे जो आप लोगों की आइडियोलॉजी को फ्यूल करते थे? यहाँ पे नेता बता रहा हूँ ना। नाम बता सकते हैं? फारूक अब्दुल्ला। वो कहते हैं अपने आप को मैं नेशनलिस्ट हूँ, मेरे 10,000 लोग जो हैं वो मरे हैं क्योंकि मैं प्रो इंडिया की बात करता हूँ। उसके 10,000 लोग आप कह रहे हैं वो फ्यूल करते थे आजादी के? उसके इतने औलाद हैं 10,000। वो तो कौरव और पांडवों से भी आगे निकल गया। कौन से उसके 10,000 आदमी मर गए? मैं उससे आपके वसासत से एक सवाल करना चाहता हूँ। फारूक साहब को अगर याद होगा कि दिल्ली से जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पर थी, दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से वो पैसा लाते थे अपने वर्करों के लिए। उनके पास खाना नहीं, वो बाहर निकल नहीं सकते, वो माइग्रेंट हो गए, वो जम्मू में बेरोजगार हैं, खाने पीने के बगैर हैं, वहां से पैसा लाते थे होम मिनिस्ट्री से। वो पैसा कहाँ गया? किसी को मिला? क्या कहता है फारूक अब्दुल्ला? मेरे सामने मैंने खुद, आपने भी कहा मेरी उम्र 77 है, फारूक में से 3-4 साल बड़ा है। लाल चौक में जब शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ अकॉर्ड करने के बाद हुकूमत संभाली,
उनका इस्तकबाल किया गया। लाल चौक में लोग उनको बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने सोचा पता नहीं शेख अब्दुल्ला ने क्या लाया होगा, उन्होंने वही लाया एक कुर्सी चीफ मिनिस्टर की, वजीर आजम की नहीं। मेरे सामने फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेज बना था बड़ी बड़ी बसों का, ये मुझे ऐसे याद है जैसे कल हुआ है। मेरे सामने तकरीर में उसने कहा मैं JKLF का बुनियादी मेंबर हूं। फारूक साहब ने जी, आज वो कहेंगे मैं दूध का दूल्हा हूं। मंदिर में जाएंगे राम राम करेंगे, मस्जिद में जाएंगे अल्लाह अकबर करेंगे, मस्जिद आस्थान पर जाएंगे लोगों को कहेंगे नमाज पढ़ो, खुदा से डरो। अरे यार, तुम उस वक्त नहीं डरा जब तुमने ऑर्डर दिया लोगों को कत्लेआम करो, उस वक्त तो डरना चाहिए था। ह्यूमन बीइंग, आपको किसने हक दिया है किसी को मारने का? उस वक्त तो फारूक साहब नहीं थे। फारूक साहब बताइए आप भागे क्यों यहां से लंदन? अगर हम यहां मिलिटेंसी में चाहे कुछ भी हुआ हम यही टिके रहे, हम भागे तो नहीं। आप हमको माइग्रेंट नहीं कह सकते हो। और दूसरी बात में दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी कम्युनिटी में से एक भी आदमी बाहर जम्मू तक नहीं गया, माइग्रेशन नहीं किया, हम यहीं रहे। फारूक साहब कहां? लंदन में बैठे अपने बच्चों को लेकर। आज तो ये हालत है, अब पहले शेख अब्दुल्ला, उसके मरने के बाद अब फारूक अब्दुल्ला के बाद उसका बेटा उमर अब्दुल्ला। कल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टूर कर रहा था एक तरफ, तो देखा कि उमर अब्दुल्ला के 2 साहिबजादे, इतनी सिक्योरिटी उनके आगे पीछे, हम टिक रहे। भैया हमें जाना है, हमें रास्ता दो। ये नादिरशाही कब तक चलेगी? बादशाही कब तक चलेगी? डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। क्या संविधान कानून भारत में सभी के लिए एक जैसा है या नहीं? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।